Hello friends, good afternoon to all of you and welcome to India's largest learning platform UPSC CSC in हिंदी। अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों को स्वागत है। और मैं आप लोगों से पहले ही बता दिया हूं कि इस टाइम पे 9 PM में हम लोग की जो क्लास चल रही है वो मेडिवल हिस्ट्री। और मैं आप लोगों से उम्मीद ये करता हूं कि जो भी मैं मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेज ले रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ। अगर आप लोगों को सारा पॉइंट समझ में आ जा रहा है और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो रहा है तो मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक, वहां पे आप लोग पूछ। ठीक है। पहले तो मैं आप लोग को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है और मैं 2014 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। एक टाइम पे यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, 2014 से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। और अभी वर्तमान में भी मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में कुछ बेहतरीन संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इस अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला तो उसके बाद इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और उम्मीद मैं आप लोग से ये करूंगा कि आप लोग भी अच्छे तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। प्लस जिस तरीके से मैं आप लोग को गाइड करना चाह रहा हूं और जिस तरीके से आप लोग की तैयारी कराना चाह रहा हूं उस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। मैं अभी तक 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं और यूपीएससी में 2 बार, यूपीएससी के इंटरव्यू में मैं 2 बार अपेयर हुआ हूं। अर्थात मेरे पास प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का नॉलेज है। जितना आपको प्रीलिम्स में और मेंस में नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज मेरे पास है ताकि मैं आपका प्रीलिम्स और मेंस को निकाल सकूं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिसके साथ आपको तैयारी करना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं कि जो टीचर जैसा पढ़ाया वैसा अगर आप पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो पाना काफी दूर हो जाए। आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि सिलेबस देखना होगा और अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाना होगा। जब तक आप लोग अपना प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग का सिलेक्शन हो पाना मुश्किल होगा। और आज से ही जिस भी बच्चे को 21 में पेपर देना है उसका उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि वो लोग अभी से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें। जब तक उन लोगों की राइटिंग स्किल नहीं सुधरती है तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग को ये लग रहा है कि बहुत नॉलेज लेने के बाद ही आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। आपके पास सिर्फ एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। यूपीएससी क्या मांग रहा है इस पे आपकी पकड़ होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये आपको पता होना चाहिए और यूपीएससी का सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप लोग को पता है तो मे भी मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग 1 से 1.5 साल में क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग को बताऊं तो यहाँ है इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर जिनके साथ ना सिर्फ आपको पढ़ने का मौका मिलता है बल्कि लाइव सेशन क्लास में आप लोग को रूबरू मतलब आप लोगों को लाइव सेशन क्लास में आपके मन में जो भी डाउट होता है जो भी क्वेश्चन होता है वो भी आपको यहाँ पूछने का मौका मिल जाता है। जैसे आप लोग मेरी क्लासेस कर रहे हैं और यहाँ पे आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी टीचर आ रहे हैं आप लोग पूछ। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, कल से मैं इकोनॉमिक्स का मेंस लेवल पे क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। यहाँ पे यूट्यूब पे जो हम लोग की क्लासेस चल रही है ये क्लास प्रीलिम्स लेवल का है हिस्ट्री का। और हमें भी पता है कि मेडिवल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रीलिम्स लेवल के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो कल से हम लोग मिलेंगे ऐप पे प्लस एजुकेटर प्लस पे अन अकेडमी प्लस पे जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स हमें पता है कि हमारे एग्जाम में मेंस के एग्जाम में कहिए या प्रीलिम्स के एग्जाम में कहिए सबसे ज्यादा टिपिकल और भास्ट टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स को समझ पाना। और करंट अफेयर्स का 33% अगर पार्ट देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का ही होता है। अर्थात एक बहुत बड़ा जो होता है ये रोल अदा करता है जब हम लोग प्रीलिम्स या मेंस का एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं, वो भी मेंस लेवल का। उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। अगर आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना है मेंस लेवल की तैयारी के लिए और इंटरव्यू के लिए
अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो जिसको भी इस साल अगस्त में पेपर देना है उनसे उनके लिए मेरे पास एक सुझाव यही होगा कि वो 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लें। और अगर आप लोग कोड का यूज करते हैं PK10 तो आप लोग को 10% ना सिर्फ डिस्काउंट मिलता है बल्कि मेरे साथ जुड़ने का आप लोग को मौका मिलता है, जहां पे हम लोग आंसर राइटिंग की प्रॉपर जो होता है हर एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। डेली हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एक से दो क्वेश्चन डेली दिया जाएगा, जहां पे आप लोग की कॉपी जांच करके आप लोग को वहां पे नंबर दिया जाएगा। आपने कहां पे गलतियां की हैं ये सारी चीज बताई जाएगी। अगर कोई भी भाई अगर 21 की तैयारी कर रहा है यानी कि उसकी एज नहीं हुई है या अभी वो हाल फिलहाल में तैयारी करने के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए काफी गोल्डन समय है। और वो सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का अर्थात 2 वर्षों का अगर लेता है तो उसके लिए कोड यूज करेंगे PK10। इस पे आपको 10% के डिस्काउंट के साथ 43,200 आपका ये कोर्स पर। तो ये सारी चीज थी अन अकेडमी के बारे में, मेरे बारे में और कोर्स के बारे में जानकारी। अब हम लोग किसके बारे में शुरू करने वाले हैं तो मोहम्मद गौरी के बारे में शुरू करें। ठीक है, और हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जुड़ जाइए। सभी को नमस्कार। ठीक है, और आपके मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी डाउट होंगे, वो देखिए एक बात मैं आप लोग से पहले ही बता दे रहा हूं। होता क्या है, आपके मन में डाउट आते हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और मैं नहीं देख पाता हूं तो इसलिए इसलिए क्या होता है, इग्नोर हो जाता है वो। तो जब मैं आप लोग को टाइम दूं क्वेश्चन पूछने का, उस टाइम पे आप लोग पूछ लीजिएगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देना। तो हम लोग अगर यहां देखते हैं ना, मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी से सबसे प्रथम क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। हम लोग एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं ना, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोग देख रहे थे वैसे हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने नोट्स बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं मोहम्मद गौरी, तो अब ये आपको यहाँ ये नहीं लिखना है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम, सिर्फ यहाँ लिख लीजिए पूरा नाम और यहाँ करके उसका एरो करके नाम लिख लीजिए, यही शॉर्ट नोट्स होता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीका होता है कि पूरा नाम किए और वो नाम लिख दिए। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अपने साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे साथ कंटिन्यू शुरू से क्लास से जुड़े हुए हैं, वो लोग आइए, कॉपी कलम लेके आप बैठिए और एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर इसका देखा जाए नाम के बारे में, इसका नाम था शिहाबुद्दीन। ठीक है, इसको एक नाम से भी बचपन में पुकारा जाता था, शिहाबुद्दीन, या इसको और कहा जाता है शिहाबुद्दीन उर्फ उर्फ मोइजुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। अब आप खुद देखिए, इसका नाम इतना लंबा हो गया है कि कोई भी इतिहासकार इसके नाम को पूरा लेके नहीं बोल पाएगा, कोई भी टीचर नहीं बोलता है और इतिहासकार भी नहीं लिखता है। यही रीजन रहा कि इसके लास्ट के जो दो शब्द रहे मोहम्मद गौरी, यही नाम इसका सबसे ज्यादा फेमस रहा। तो ये दोनों का दोनों नाम हम लोग यहाँ याद रखे रहेंगे और देखते रहेंगे क्या नाम है, शिहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका ही नाम है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या क्या आता है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि ये जो गौर वंश था, इसने कौन से वंश की स्थापना किया था, तो गौर वंश का ये निर्माता कहे जाते थे। ठीक है, तो जो गौर वंश का निर्माण हुआ था और गौर वंश जो बसा हुआ था ये था कहां। हमारे मन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, देखिए इसके जो सिक्के हैं, इसके जो सिक्के हैं मोहम्मद गौरी के जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पे लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम। समझिएगा इस लाइन को, इसके सिक्के पर लक्ष्मी का, चांदी का सिक्का है, लक्ष्मी की आकृति है और एक तरफ इसका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम और दूसरे साइड में जो अजमेर के पास से सिक्कों की प्राप्ति हुई है, उन सिक्कों में बैल की आकृति के साथ पृथ्वीराज चौहान को भी दर्शाया गया है। तो कुछ इतिहासकार इसका नाम मोहम्मद बिन साम जो लिखा गया है उसकी पहचान मोहम्मद गौरी से करते हैं। आया ना यहां समझ में कि मोहम्मद बिन साम इनके सिक्के पर लिखा गया नाम है। यही रीजन है कि एनसीईआरटी में जो नाम दिया गया है वो नाम क्या दिया गया है, मोहम्मद बिन साम दिया।
अब ये जो गौड़ वंश है ना, इस गौड़ वंश के बारे में अगर देखा जाए तो ये संबंधित कहां थे, तो ये गौड़ पहाड़ी से संबंधित। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि ये गौड़ पहाड़ी कहां पर है, तो ये गौड़ पहाड़ी है अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगानिस्तान में। और ये अफगानिस्तान का एक पहाड़ी है, और एक तरफ अगर देखा जाए, एक तरफ अगर इस साइड में देखा जाता है तो एक शहर है हीरात। कौन सा शहर है? हीरात। और दूसरे साइड में यहां अगर देखा जाता है तो वो शहर है गजनी। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि गौड़ पहाड़ी इन दोनों क्षेत्रों के बीच में बसा हुआ। कौन कौन से क्षेत्रों के बीच में बसा हुआ था? तो एक शहर यहां मिलता है हीरात, और दूसरा शहर मिलता है यहां पे गजनी। इन दोनों के बीच में बसा हुआ कौन सा है? गौड़ पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी के पास रहने वाले लोग अपने उपनाम लगाते हैं गौरी। आया समझ में यहां पर कि गौरी जो नाम लिया गया था ये रहने वाला कहां तक का था? तो हम ये बोल सकते हैं सीधे शब्दों में कि अफगानिस्तान की गौड़ पहाड़ी के पास रहने वाली एक जनजाति ने ही किस वंश का निर्माण किया था? गौड़ वंश का निर्माण आया। और यहां का जो प्रसिद्ध शासक होता है वो भारत में किस नाम से फेमस हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के नाम से फेमस। यहां तक आई थिंक मुझे लग रहा है हम लोगों ने एक इंट्रो किया है कि मोहम्मद गौरी कौन से वंश से संबंधित था? तो गौड़ वंश। और दूसरा क्वेश्चन यहां पे हम लोगों ने क्लियर किया है कि ये गौड़ वंश कहां पे है? तो गौड़ पहाड़ी। और गौड़ पहाड़ी कहां पर है? तो अफगानिस्तान के गजनी और हिरात, इन दोनों शहरों के बीच में कौन सा है? तो गौड़ पहाड़ी है। आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि ये पॉइंट आप लोग को कंप्लीट। दूसरा अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि चूंकि जो ये गजनी प्रांत है तो इन गौड़ वंशों ने तो गजनी पे ही अधिकार किया था ना। अर्थात यहां पे जो पहाड़ी वाले हैं ये आकर अटैक किए थे किस पर? गजनी पर किए थे। लेकिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा क्या किया था कि गजनी पे जो शासक थे उस समय, तो गजनी पे जो शासक थे वो कौन से थे? गजनवी वंश से संबंधित। कौन से वंश से संबंधित थे? तो गजनवी वंश से संबंधित थे। अगर ये गजनवी वंश से संबंधित यहां के शासक थे तो महमूद गजनवी तो सबसे शक्तिशाली शासक होता है। तो उसके बाद गजनवी वंश का क्या हुआ? तो एक इतिहास हम लोग गजनवी वंश के बारे में भी देख लें। हम लोग, मैंने बताया ना, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो प्रेम पूर्वक और धैर्य के साथ देखिएगा। आपका सारा पॉइंट कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा कहानी के थ्रू। तो अगर हम लोग यहां देखते हैं गजनवी वंश, तो जब 1030 ईस्वी में, कल की क्लास आप लोग याद रखे रहेंगे, 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और जब महमूद गजनवी की, यानी कि हम ये बोले कि महमूद की मृत्यु हो जाती है, और महमूद की मृत्यु कब होती है? 1030 में। तो जब 1030 में इसकी मृत्यु होती है तो इसके दो पुत्र यहां होते हैं। मृत्यु के समय इसके दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है मसूद। क्या नाम है? मसूद। और जो दूसरा पुत्र है उसका नाम है महमूद। इसका नाम महमूद गजनवी था और इसका नाम सिर्फ और सिर्फ जो होता है महमूद ही रहता है। आया यहां पे? तो जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इन दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में ये क्या हो जाता है? मारा जाता है। जब ये मारा गया तो इसका भी एक पुत्र है। ये अगर बाप है तो इसका भी कोई पुत्र होगा। और अब इसके पुत्र की कहानी भी हम लोग देखेंगे। अब गद्दी पे कौन बैठ गया? मसूद बैठ गया। तो महमूद गजनवी की मृत्यु होने के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? मसूद बैठ गया था। जब ये मसूद बैठा था तो कब से कब तक? तो 30 से लेकर 40 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। इसी समय में एक ख्वाजरिन के तुर्क थे जिनका नाम था सेल्यूज तुर्क। क्या नाम था? सेल्यूज तुर्क। इन सेल्यूज तुर्कों ने क्या कर दिया? इस पर अटैक कर दिया, महमूद पे आक्रमण कर दिया। और मैसूद जो है उस समय गजनवी वंश पे अटैक किया, और उस समय मैसूद बुरी तरीके से पराजित हो गया। तो जब पराजित होगा तो इसकी शक्ति की क्या होगी? कमी हो जाएगी, ह्रास हो जाएगी। तो इसकी शक्ति में क्या हुई? कमी हुई।
और इसके जस्ट बाद ही, अटैक के जस्ट बाद ही मसूद की मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हो गई तब गद्दी पे बैठता है इसका पुत्र। इसका पुत्र बैठता है जिसका नाम है मादूद। नाम देखिए कितनी अच्छी अच्छी ये लोग रखते हैं। मसूद के पुत्र बैठता है मादूद। लेकिन जो यहां महमूद का पुत्र था, अब इससे नहीं देखा जाता है और ये बार बार इसकी गद्दी पर क्या है, आक्रमण करता है। अब जब ये आपस में ही युद्ध करेंगे, इनकी शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी। और जब इनकी शक्ति कमजोर होगी तो उत्तराधिक और आसपास के जो शासक हैं वो क्या होंगे, अब इस सिंहासन पे कब्जा करने के लिए अटैक करना शुरू कर देंगे। तो अब मध्य एशिया में अगर हम लोग देखते हैं, देखिए इस समय यहां की कहानी ऐसे चल रही थी कि उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा है। और उस उत्तराधिकारी के लिए युद्ध में जो मध्य एशिया है, जो मध्य एशिया है, तो इस मध्य एशिया में दो नवीन शक्तियों का उदय हो रहा है। दो नवीन शक्तियों का उदय हो रहा है। अब दोनों नवीन शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपको गौर वंश है, वही गौर वंश वाले, एक तो आपको गौर वंश है और दूसरा जो है वो है ख्वाजरिज्म वंश। कौन सा है, ख्वाजरिज्म वंश। शायद मैं आपको बताऊंगा कि 1221 ईस्वी में जब ख्वाजरिज्म के शासक पर चंगेज खान ने अटैक किया था, तो यही ख्वाजरिज्म के शासक भागते हुए इल्तुतमिश के दरबार में आए हुए। तो इन दोनों नवीन वर्गों का, जो नवीन वर्ग है, इस नवीन वर्ग का क्या होता है, उदय होता है। और यहां पर क्या चल रहा है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा है। जब मासूद की यहां पे मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गद्दी पे बैठता है मलिक। मलिक यहां पे देख लीजिएगा, मलिक खुसरो। कौन गद्दी पे बैठता है, मलिक खुसरो। और जब मलिक खुसरो गद्दी पे बैठा तब तक इसकी शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। और इसकी शक्ति कमजोर होने के कारण ये जो गौर वंश वाले हैं, गौर वंश वालों ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब इस पे इन लोगों ने अटैक कर दिया, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब इन लोगों ने, गौर वंश वालों ने मलिक खुसरो पे अटैक किया, तो मलिक खुसरो इस युद्ध में क्या हो गया, पराजित हो गया। और इस युद्ध में पराजय होने के बाद यह भागकर कहां चला गया, पंजाब चला गया। आया समझ में। और अब गजनी जो वंश था, गजनी वंश की राजधानी कहां थी, गजनवी वंश था, गजनवी वंश की राजधानी कहां पर थी, गजनी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गजनी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने यहां विस्तार पूर्वक चर्चा किया हुआ गजनी के बारे में, तो आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है, अब आप लोग को यह बात पता लग गया कि जब मलिक खुसरो की पराजय हो जाती है और भागकर जब यह पंजाब चला जाता है, तो पंजाब भागकर जाने के बाद अब यहां पर यानी कि गजनी पर कौन से वंश का शासन हो जाता है, गौर वंश का। आ गया समझ में हम लोगों को। किसी को भी यहां पर कोई अब प्रॉब्लम गजनी वंश के बारे में, अगर गजनी वंश से संबंधित किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रताप सिंह। देखिए मैंने एक पॉइंट यहां समझा दिया किसके बारे में, गजनी वंश के बारे में। तो हम लोगों को ये बात का पता लगा, महमूद गजनवी की जब शक्ति की कमजोरी होती है और उसके उत्तराधिकारी जब गद्दी पे बैठते हैं मसूद, मादूद और मलिक खुसरो, तो हम ये बोल सकते हैं कि गजनवी वंश का सबसे अंतिम शासक, गजनवी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन सा है, तो मलिक खुसरो। यहां तक हम लोग का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, तो जो गौर शासक थे या गौर शासकों के बारे में देखते हैं। गजनी पर जब इन लोगों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो गजनी पर, यहां समझिएगा, गजनी पर जब आप इन लोगों ने अधिकार कर लिया, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, गौर प्रदेश के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, गौर प्रदेश के बारे में। क्योंकि जब तक हम लोग इसके इतिहास को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम लोग को समझ में नहीं आ पाएगा। एक मिनट आप लोग
टाइम दीजिएगा। जैसे विजय कुमार ने पूछा है कि मलिक खुसरो कौन था, तो इतिहास में अलग अलग नाम आता है। जो भारत में मलिक खुसरो था उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, यहां पे चर्चा हो रही है गजनवी वंश का सबसे अंतिम शासक रहता है और भागकर कहां जाता है, पंजाब। यहां तक हुआ। अब हम लोग फिर आगे वाले पॉइंट पे चल रहे हैं, गौर वंश प्रदेश के बारे में। अगर हम लोग गौर प्रदेश के बारे में देख लें तो एक पॉइंट आप लोग ये जानिएगा कि यह 10,000 मीटर से भी ऊंचाई पर स्थित अफगानिस्तान का एक शहर था और यहां का मुख्य पेशा क्या था, तो यहां का मुख्य पेशा था कृषि। यहां का मुख्य पेशा था कृषि। और यह प्रसिद्ध किस लिए था, तो यहां पर अच्छी नस्ल की घोड़े प्लस अच्छे जो है शस्त्र प्राप्त होते थे। अर्थात यहां पर अच्छे नस्ल के घोड़े और अच्छे शस्त्रों को बनाया जाता था। और आपसे अगर यह कहें कि महमूद गजनवी ने प्रथम बार गौर विजय किया था। प्रथम बार गौर विजय कर वहां के निवासियों को इस्लाम में परिवर्तन किया। इस्लाम में परिवर्तन किया। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेगा। जैसे मैंने आप लोग को यह समझाया, ये बताने का यहां पे ट्राई किया कि जो गौर प्रदेश था, उस गौर प्रदेश को सबसे प्रथम बार जीतने वाला कौन सा होता है, तो प्रथम बार इस गौर प्रदेश को जीतने वाला महमूद गजनवी होता है। और महमूद गजनवी ने यहां के निवासियों को जीतकर किस धर्म में परिवर्तन कर दिया, इस्लाम में। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन यह आता है कि इस्लाम के परिवर्तन करने से पहले इनका धर्म क्या था। हमारे मन में क्वेश्चन यही आता है कि इस्लाम को परिवर्तन करने से पहले इनका धर्म क्या था। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए इनका धर्म कौन सा था, तो इनका धर्म था बौद्ध धर्म। कौन सा रहता है, बौद्ध। तो ये सारे पॉइंट थे किसके बारे में, गौर प्रदेश के बारे में। आ गया। अब हम लोग को एक और चीज जानना है, गौर वंश के बारे में जानना है। किसके बारे में, गौर वंश के बारे में। गौर वंश के बारे में क्या किसी को भी, जैसे मैं सिस्टमैटिक लेकर चलने के ट्राई कर रहा हूं कि पहले हम ये जाने गौर प्रदेश क्या था, फिर हम लोग ये जाने गौर वंश कौन सा है, और गजनवी वंश का क्या हाल हुआ उसको हम लोगों ने देखा। तो क्या इस तरीके से अगर मैं आप लोग को समझाने का ट्राई कर रहा हूं तो क्या किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे जहां तक लग रहा है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि गौर वंश का नींव किसने डाला था। क्या सबसे प्रथम बार महमूद गजनवी ने गौर वंश का नींव डाला था क्या, तो ये कहना यहां पे गलत होगा। सबसे प्रथम बार गौर वंश का जो नींव है, वह नींव गौर वंश का नींव महमूद गजनवी के द्वारा नहीं डाला गया था, बल्कि अलाउद्दीन जहां सोज के द्वारा ने डाला था। इन इन लोगों का नाम याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिर्फ एक पॉइंट यहां जानना यह है कि एक बात बताइए कि नींव किसने डाला, महमूद गजनवी ने डाला क्या, तो वो गलत होगा। महमूद गजनवी ने नहीं डाला। महमूद गजनवी से पहले भी अलाउद्दीन जहां सोज ने इसका नींव डाल दिया। अब अलाउद्दीन जहां के बाद इनका पुत्र यहां पे गद्दी पे बैठता है, और पुत्र के बैठने के बाद यहां के जो शासक हैं, वो शासक कौन से होते हैं, उनका नाम है गियासुद्दीन गौर। क्या नाम है इनका, गियासुद्दीन गौर नाम। तो जब इनका नाम अगर हम लोग देखते हैं गियासुद्दीन गौर, तो मन में क्वेश्चन ये आता है कि गियासुद्दीन जो होता है गौर कौन। तो इनका छोटा भाई था, इनका छोटा भाई होता है जिसका नाम है महमूद जो होता है सिहाबुद्दीन। क्या नाम है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी।
तो इनका ये छोटा भाई होता है। तो हम लोगों को एक पॉइंट यहां ये समझ में आया कि जो गौर वंश है, गौर वंश का शासक गियासुद्दीन गौर होता है, अर्थात शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई होता है। अब ये जो गौर वंश है ना, ये गौर वंश है कहां पर, एक बात यहां देख लीजिए। जैसे ये गौर वंश यहां हो गया, अर्थात यह गजनी हो गया, यह गजनी वाला प्रांत हो, और गजनी से ही सटा हुआ जो प्रांत है वो भारत का प्रांत अगर हम लोग देखते हैं तो ये पंजाब का। और गजनी की दूसरी दिशा में अगर हम लोग देखते हैं तो वो कौन सा है, तो ख्वाजरिज्म का शासक, ख्वाजरिज्म वंश। हम लोगों को ये कंसेप्ट जो समझ में आ गया कि जो गजनी वंश है वह गजनी वंश के दूसरे साइड में कौन सा है, ख्वाजरिज्म वंश है। वो भी वंश काफी महत्वपूर्ण होते जा रहा था और काफी शक्तिशाली होते जा रहा था। और पंजाब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि पंजाब पे जो जो गजनवी वंश है तो उसका शासक भागकर आ गया होता है। तो अब देखिए, चूंकि गियासुद्दीन गौर जो था वो गजनी का शासक था और उसने कहां पे अटैक शुरू कर दिया और किसके साथ युद्ध शुरू कर लिया, ख्वाजरिज्म वंश के साथ उसने अपने युद्ध की शुरुआत कर लिया। अगर ख्वाजरिज्म वंश के साथ उसने अपने अधिकार यहां पे युद्ध की शुरुआत कर लेता है तो अब मोहम्मद गौरी के पास कौन सा ऑप्शन बचता है युद्ध करने का, तो पंजाब वाला क्षेत्र। यही रीजन हुआ कि मोहम्मद गौरी पंजाब की तरफ युद्ध करता है। एक और पॉइंट मैं आप लोग को बताऊं तो यही शिहाबुद्दीन है जिसने 1173 और 74 में गजनी को जीता था। गजनी को जीतने वाला गियासुद्दीन गौर नहीं रहता है, गजनी को जीतने वाला शिहाबुद्दीन गौरी रहता है, मोहम्मद गौरी रहता है। तो गजनी को जीता किसने था, मोहम्मद गौरी ने जीता था। और मोहम्मद गौरी ने गजनी को जीतने के बाद अपने भाई गियासुद्दीन गौर को जो होता है सौंप दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तुर्क इतिहास में यह पहला ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो छोटा भाई अपने बड़े भाई से इतना प्रेम करता है और सिंहासन पर रहते हुए भी कभी भी अपने भाई के विरुद्ध नहीं जाता है। अर्थात इसका जब तक बड़ा भाई जीवित था तब तक इसने कभी भी अपने बड़े भाई के खिलाफ अटैक या उसके सिंहासन पे अपना वर्चस्व नहीं किया था। यहां तक कि यह स्वतंत्र शासक होने के बाद भी यह अपने नाम के आगे शासक वर्ग नहीं लगाता था, शासक शब्द को नहीं लगाता था, सूबेदार बन के रहा था। आ रहा है यहां समझ में ना हम लोगों को कि ये क्या रहा था, सूबेदार बनकर। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि किस तरीके से इन दोनों भाइयों में क्या है प्रेम, और दोनों भाइयों का प्रेम जो है किस तरीके से भारत मतलब कि भारत में अटैक करने के लिए गौरी को क्या करता है, मजबूर आया। क्योंकि जो बड़ा भाई था वो ख्वाजरिज्म के जो होता है, ख्वाजरिज्म के तरफ जो होता है अटैक किया रहता है। हम लोगों ने क्या देखा, एक बार हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा गोरवंश का, दूसरा हम लोगों ने गोर प्रदेश के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिए। जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है इन्हीं सब के बारे में सारे पॉइंट्स लिखे। तो एक बार हम लोग और समझ लेते हैं कि मोहम्मद गौरी को, या उससे पहले आप लोगों के मन में, जी चंदन जी मैं आप लोग सभी लोगों का आंसर दूंगा, वो क्यों वेल्थ चाहता था उसके बारे में भी बताऊंगा। गयासुद्दीन अटैक ऑन ईरान वेयर गौजी अटैक, हाँ बिल्कुल सही है चंदन जी, सर हमेशा से ही बहुत अच्छा, थैंक यू। अब देखिए, अब अगर हम लोग देखें फिर से अपनी स्टडी पे आ जाते हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्लास के लास्ट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद गौरी के आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आक्रमण के कारण भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण का क्या कारण होता है, उसके पीछे कौन कौन से पॉइंट है वो आपको जानना है। एक पॉइंट तो सबसे बड़ा यही है कि गौरी कौन था, तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी था। मैंने कल के क्लास में ही या उससे पहले की क्लास में आप लोगों को समझाया है कि महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होता है। महत्वाकांक्षी का सीधा अर्थ होता है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरा यूपीएससी क्लियर हो जा रहा है तो अब यूपीएससी क्लियर हो जाने के बाद में अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी जो तृप्ति मिल गई, यानी कि अब मुझे आगे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं।
अर्थात कितनी भी बुलंदी पे चले जाएं, फिर भी बुलंदी की चाह रहती है जिस व्यक्ति को, उसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहा जाता है। अगर आप 20,000 का मंथ कमाते हैं तो आपके मन में रहता है कि 50,000 कमाते। अगर आप 50,000 कमाने लगे तो आपके मन में रहता है 1,00,000 कमाते। तो ये महत्वाकांक्षा का क्या हुआ? जागृति हुआ। अर्थात गौरी के साथ जो एक वंश उसको मिला हुआ था, एक प्रांत जो मिला हुआ था, उस प्रांत से सिर्फ वो क्या था? खुश नहीं था, वो और भी प्रांतों पे अपना अटैक करना चाहता था। तो इसलिए पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि गौरी क्या था? महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। दूसरा, जो गजनवी वंश था, ठीक है, तो गजनवी वंश के साथ इसका क्या चल रहा था? वंशानुगत शत्रुता चल रहा था। तो चल रहा था। और अब आप लोग अपने से बताइए, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, जो भी बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको एक एक लाइन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने आप लोग को जस्ट बताया कि जो गजनवी वंश का सबसे अंतिम शासक होता है, वो भागकर कहां आ जाता है? पंजाब में आ जाता है। और अगर ये भागकर पंजाब में आ जाता है तो क्या पंजाब पर अटैक करना महमूद गजनवी का वहां पे जो होता है, मतलब ये कहा जा सकता है अटैक करना मजबूरी था या नहीं था? अगर वंशानुगत शत्रु है तो वंशानुगत शत्रु होने के कारण उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना महमूद गजनवी का फर्ज बनता था। यही रीजन हुआ कि जब गजनवी वंश का सबसे अंतिम शासक भागकर यहां आ जाता है तो आने के बाद उसको क्या करते हैं? उसको अटैक करके मारने के लिए वो पंजाब पर अटैक करता है। कौन? महमूद गजनवी। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये था। थर्ड पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि पश्चिम की ओर बड़े भाई ने अटैक किया, बड़े भाई का आक्रमण हुआ था। तो अगर पश्चिम की ओर बड़े भाई ने अटैक किया था, जैसे मैंने आपको बताया ये गजनी है, तो गजनी के पश्चिम की तरफ ख्वारिज्म शासक था, तो उसको समाप्त करना इनका क्या था? फर्ज बनता था। तो इसीलिए बड़े भाई ने अगर पश्चिम की तरफ अटैक कर दिया तो अब गौरी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वह पूरब की तरफ अटैक करे, अर्थात पंजाब वाले क्षेत्र पर अटैक करके वो क्या करे? अपनी सत्ता को हासिल करे। जिसके भी मन में कोई क्वेश्चन होगा लास्ट में पूछ लीजिएगा। तो वही मैंने बताया कि बड़े भाई ने पश्चिम की तरफ अटैक किया, तो इसीलिए गौरी कहां किया? पूरब की तरफ आक्रमण। तो गौरी पूरब की तरफ आक्रमण क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया। और सबसे अंतिम जो इसका कारण था, हम ये बोल सकते हैं कि एक तो धर्म का विस्तार करना, इस्लाम का विस्तार करना, प्लस धन की लालसा। तो सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है, वो कारण कौन सा हो सकता है? इस्लाम का जो होता है प्रचार करना, और दूसरा कौन सा? धर्म का लालसा। धन की लालसा क्यों भाई? भारत से वो धन को लूट कर क्यों ले जाना चाहते थे? तो भारत चूंकि उस समय अगर देखा जाए तो जो ये गजनी है, यहां की भूमि उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, और उपजाऊ जब नहीं थी तो फसल उतने ज्यादा नहीं हो पाते थे। इसीलिए यह गजनी मैक्सिमम चीजों का व्यापार ही करता था, चाहे खाने पीने की चीजें ही क्यों ना हो, उस व्यापार पे डिपेंड रहता था। और व्यापार पे हमेशा डिपेंडेंट होने के कारण उसको पैसे की जरूरत होती। तो पैसे कहां से मिल सके? तो उसके लिए भारत उसके लिए सोने की चिड़िया थी। जब मन किया, जैसे मन किया, वो भारत पे अटैक किया और पैसे लूट कर ले जाकर मध्य एशिया में गजनी में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और ख्वारिज्म शासक को समाप्त करना इनका एक मेन मकसद रहा। आ रहा है ना समझ में आप हम लोगों को कि भारत से वो धन लूटना क्यों चाहते थे? तो इसका रीजन हम लोगों को मिल गया, क्योंकि गजनी में जो भूमि थी वो कम उपजाऊ थी, व्यापार पे डिपेंड होते थे, पैसा ज्यादा लगता था, सेना बहुत बड़ी बनानी होती थी। तो इसलिए जब पैसे की कमी होती तब वो भारत की तरफ देखते और भारत पे अटैक करते। तो भारत पर क्यों अटैक करते पैसे के लिए। दूसरा, भारत में जो तटीय क्षेत्र था वो काफी कमजोर पड़ चुका था, और किसी भी प्रकार का कोई भी यहां पर किले का निर्माण नहीं किया गया था।
और किले का निर्माण नहीं कर पाने के कारण उस प्रांत से जीत पाना इनके लिए काफी इजी हो। ये सारे रीजन थे हम लोगों का। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया। किसी को भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्लेस फॉर एराइजिंग। थैंक यू रवि शंकर जी। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। यदि सर गौरी भी पश्चिम पर अटैक करता तो आज कुछ और हिस्ट्री होती। देखिए एक पॉइंट मैं आप लोग को बता दूं कि इन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। तो अगर भाई अपना राज्य का विस्तार पश्चिम की तरफ कर रहा है तो ये भी पश्चिम की तरफ अपने भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, अगर ये पश्चिम की तरफ अटैक कर देता तो क्या जो शक्ति कमजोर है उसको दूसरा नहीं हथिया लेते? हर एक कमजोर व्यक्ति पर कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा कब्जा करना चाहता। यही रीजन रहा कि अगर मोहम्मद गौरी नहीं आता कोई और आता। लेकिन जब वो कमजोर हो चुके थे तो भारत को तो लूटना ही था। जब आपस में फूट पड़ी हुई थी तो लूटना ही था। यही रीजन रहा। चलिए अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं? अब हम लोग यहां से देखते हैं मोहम्मद गौरी को। अब आप लोग ध्यान पूर्वक सभी लोग बैठकर कलम कॉपी लेके इस कहानी को समझिए। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बारे में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां आता है कि इसने सबसे प्रथम बार, क्योंकि हम लोग सारी हिस्ट्री इसकी देख लिए, तो इसने सबसे प्रथम बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसने सबसे प्रथम बार भारत पे अटैक करता है 1175 में। कब किया था? 1175 में। और 1175 में इसने कहां पर अटैक किया था? तो मुल्तान पर। कहां अटैक किया था? मुल्तान। तो हम लोगों को एक पॉइंट समझ में आया कि सबसे प्रथम बार जो अटैक हुआ था वह अटैक कहां हुआ था? मुल्तान पे हुआ था। और मुल्तान के बारे में अब यहां पर यह है कि यहां का शासक जो होता है, यह कहा जा सकता है कि यहां पर कौन थे? तो यहां जो है, यहां शिया मत को मानने वाले थे। अब हमें पता है कि शिया मत किसका? तो मुस्लिमों का ही। यानी कि मुस्लिमों में जो शिया और सुन्नी है उसमें से एक मत है शिया, उसको मानने वाले थे। तो क्या मुल्तान में शुरू से ही शिया मत को मानने वाले लोगों का नेतृत्व रहा? क्या मुल्तान में सबसे पहले शिया मत को मानने वाले ही लोग थे? तो यह कहना यहां पर गलत है। यह मुस्लिम बनने से पहले, ठीक है, यह मुस्लिम बनने से पहले क्या थे? बौद्ध थे। बौद्ध थे। समझिए एक एक लाइन को, मैं जो लिखवा रहा हूं ना उस लाइन को समझिएगा और अपने नोट में अपने अकॉर्डिंग जो होता है लिखते जाइएगा पॉइंट को। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी ने सबसे प्रथम बार अटैक किया कहां पर? 1175 में मुल्तान पर। और यहां पर किस प्रकार के लोग थे? तो शिया मत को मानने वाले करामाती लोग थे। इन लोगों का नाम ही क्या था? करामाती। तो यहां पर शिया मत को मानने वाले थे और ये कौन थे? करामाती मत थे। तो क्या ये सभी के सभी लोग पहले से ही शिया मत को मानते थे? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। यह मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी, और जब मुस्लिम धर्म का यहां प्रभाव पड़ता है तब यह शिया मत को अपनाए हुए। ठीक है। दूसरा यहां पे अटैक ये है, दूसरा यहां पे पॉइंट यह है कि जो ये आक्रमण किया था वो कौन से मार्ग से किया हुआ था? तो जो आप ग्राफ में देखेंगे तो मुल्तान वाला एक यहां पर है पाकिस्तान में, गोमल दर्रा। तो गोमल दर्रा से होकर से आक्रमण किया था। तो जो मुल्तान पे अटैक हुआ था वह मुल्तान पे अटैक कौन से दर्रे से होता है? तो कौन से दर्रे से होता है? गोमल दर्रे से होता है। दूसरा, यहीं पे जब उसने अटैक कर लिया तो अब सिंध को भी जीतने का यहां से उसने क्या किया? सिंध को भी जीत लिया। यानी कि फर्स्ट अटैक में ही मुल्तान और सिंध इन दोनों को क्या कर लिया? जीत। तो पहला अटैक हम लोग को समझ में आ गया कि पहले अटैक में वो किस तरीके से जीतता है। अब इसका हम लोग सेकेंड अटैक देखते हैं। कौन सा? सेकेंड अटैक देखते हैं। सेकेंड अटैक अगर देखा जाए, दूसरा अटैक अगर हम लोग देखते हैं तो 1178 में यह दूसरा अटैक करता है।
और दूसरा आक्रमण ये कहां करता है, तो गुजरात पर। कहां पे अटैक किया था, तो गुजरात पर आक्रमण किया था। तो ये इसका सेकंड अटैक था, गुजरात पे अटैक। समझ में आ रहा है ना सबको। तो जो ये गुजरात पर इसने सेकंड बार अटैक किया था, तो यहां पर देखा जाए तो एक तरफ तो गौरी था और दूसरी तरफ कौन से थे, तो यहां पर दूसरी तरफ थे मूलराज सेकंड। क्या नाम है, मूलराज सेकंड या भीम। जब भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय चंगेल वंशी है, तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय जब युद्ध में घायल हो जाते हैं, तब युद्ध में इनके घायल होने के बाद इस युद्ध का नेतृत्व कौन करती है, तो उस युद्ध का नेतृत्व करती है इनकी माता, इनकी माता जिनका नाम है नायिका देवी। क्या नाम है, नायिका देवी। तो नायिका देवी ने यहां पर क्या कर लिया, अटैक की, मतलब कि नेतृत्व किया। और जब नेतृत्व किया तो इस युद्ध में गौरी पराजित हो जाता है और नायिका देवी इस युद्ध में जीत जाती। तो यह कहा जाता है कि यह प्रथम युद्ध था, दुनिया का पहला सुल्तान जो किसी महिला के हाथों पराजित हुआ था, वो कौन सा है, मोहम्मद गौरी है। और इसको पराजित करने वाली कौन सी थी, तो नायिका देवी। और ये मोहम्मद गौरी का प्रथम पराजय था, यानी कि लाइफ में यह अभी तक पहली बार मोहम्मद गौरी क्या हुआ था, पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी पूरे इतिहास में 2 बार ये क्या हुआ है, पराजित हुआ है। ठीक है, तो यहां पे सेकंड जो अटैक इसने किया था, ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यह पराजित होता है और किस प्रकार से जान बचाकर ये यहां से क्या होता है, भागता है। लेकिन अब इसको पता लग गया था कि गुजरात के क्षेत्र को जीत पाना हमारे लिए काफी मुश्किल है, अर्थात हम गुजरात के क्षेत्र को जीत नहीं पाएंगे। और गुजरात के क्षेत्र को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अब वो कहां बढ़ा, पंजाब की तरफ बढ़ा। यानी कि इस युद्ध में पराजय हो जाने के बाद अब वो किधर चलता है, पंजाब की तरफ चलता है। और पंजाब के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है कि पंजाब का शासक कौन था। अभी जस्ट मैंने जैसे क्लास शुरू किया वैसे ही मैंने आप लोग को बताया कि पंजाब का शासक कौन सा होता है, तो मलिक, कौन होता है, मलिक खुसरो। अच्छा, अभी मैंने बताया ना मलिक खुसरो कौन सा है, महमूद गजनवी का, यानी कि गजनवी वंश का सबसे अंतिम शासक। तो जब पंजाब की तरफ ये बढ़ा तो महमूद गजनवी यहां पर अटैक जब हुआ तो ये पराजित हो गया। पराजित होने के बाद इसने अपने पुत्र को बंधक के रूप में किसके पास, मोहम्मद गौरी के पास भेज दिया और स्वयं जान बचाकर किसी तरीके से वहां से, ठीक है। तो वहां से जो मलिक खुसरो है वो किसी भी तरीके से जान को बचाकर क्या होता है, भागता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 1179 में मोहम्मद गौरी किसको जीतता है, पेशावर को जीतता है। 1179 में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीत लिया। और 1185 में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीत लिया। किसको जीता, सियालकोट को जीता। और इन दोनों को जीतने के बाद यह फिर से वापस लौट गया, कहां पर, गजनी वापस ये लौट जाता है। तो इन दोनों को जीतने के बाद यह वापस जो है गजनी में लौट जाता है। अब एक कहानी और आप समझिएगा, जब ये गजनी लौट जाता है ना, तब ये जो मलिक खुसरो है, तो मलिक खुसरो को ये बुलाता है कि भाई मेरे, आप और हम दोनों तो एक ही हैं, तो हम लोग भोज पे आते हैं, भोज पे बैठते हैं और एक साथ हम लोग भोज करते हैं, यानी कि भोजन के लिए आमंत्रित किया। उस भोजन के आमंत्रण पे मलिक खुसरो पहुंचता है कि चलो कम से कम मित्रता तो हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, तो मैं भागे भागे नहीं फिरूंगा और अपने पुत्र को भी बंधक से क्या कर लूंगा, छुड़वा लूंगा। इसलिए मलिक खुसरो गजनी पहुंचता है। लेकिन जब गजनी पहुंचता है तो यहां पे महमूद गजनवी उसको छल से मलिक खुसरो को और उसके पुत्र को मार देता है। और अब आप अपने से बताइए कि जब मलिक खुसरो को और उसके पुत्र को मार देता है तो अब पूरा का पूरा पंजाब किसके अधिकार में आ जाता है, तो गजनी के।
अब जब पंजाब इसके अधिकार में आ जाता है तो पंजाब के साथ ही सीमा किसकी लगी हुई थी? दिल्ली की। अर्थात और दिल्ली पे जो राजपूत वंश थे, इन लोगों के साथ अब धीरे धीरे क्या होने लगी? दुश्मनी होने लगी। जब ये मोहम्मद गौरी, यहां देखिएगा, जो पंजाब वाला क्षेत्र है इसको जीत लिया तो पंजाब के साथ ही क्या लगा हुआ था? दिल्ली लगा हुआ था। इसलिए अब दिल्ली के जो राजपूत शासक थे उनके मन में अब धीरे धीरे क्या होने लगा? टेंशन होने लगा। और राजपूत शासक में कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय थे। तो अभी जस्ट बताया पंजाब पे इसने अटैक जो होता है 88 में, देखिए पहले प्रथम बार 1179 में करता है, लेकिन उस सॉरी 1179 में करता है, लेकिन उस समय जीत नहीं पाता है। लेकिन अब जो है ये मतलब कि छल बल से उसको जीत लेता है। किसको? पंजाब को। यहां के राजा को बुलाकर मरवा देता है और जीत लेता है। और इसी जीत के कारण या इसी का एक प्रांत है जिसका नाम है भटिंडा। यहीं पर एक प्रांत था भटिंडा। तो भटिंडा में विद्रोह हो जाता है इसके खिलाफ, और इस विद्रोह के खिलाफ मोहम्मद गौरी फिर से अटैक करता है। और कब करता है? 88 में भटिंडा पर अटैक करता है। और जब भटिंडा पर अटैक करता है और भटिंडा को जब मिला लेता है, तब यहां पे पृथ्वीराज चौहान को टेंशन होता है और वो खुले रूप से महमूद गजनवी को युद्ध का आमंत्रण देते हैं। आया यहां तक हम लोगों को समझ में? अब एक पॉइंट और हम लोग समझते हैं। यहां तक हम लोग तराइन का जो प्रथम युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही है, उस पृष्ठभूमि को हम लोग समझ लिए कि किस प्रकार से पृष्ठभूमि बनी है और युद्ध का कारण क्या है। एक पॉइंट और हम लोग जानते हैं, एक होता है रकाब। समझिएगा, युद्ध में हारने के पीछे क्या रीजन था? तराइन सॉरी अगर देखा जाए युद्ध में सबसे मजबूत स्थिति मोहम्मद गौरी की कैसे होती है सेकेंड युद्ध में, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तराइन युद्ध के बारे में देखा जाए तो ये कब होता है? 1191 में। ये तराइन का युद्ध होता है। एक तरफ मोहम्मद गौरी था और दूसरी तरफ पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ा सेना लेके आते हैं और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है और किसी भी तरीके से एक अपने खलजी गुलाम की मदद से ये अपने जीवन को बचाकर, अपनी जान को बचाकर भागता है। पृथ्वीराज चौहान उसका पीछा करते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक पीछा नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ भटिंडा तक पीछा। और भटिंडा पर इन्होंने क्या कर लिया? आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण के 7 माह बाद इनको क्या मिल गई? माह बाद जीत मिल गई। यानी कि भटिंडा को भी इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। समझिए, तराइन के प्रथम युद्ध की पृष्ठभूमि हम लोगों ने समझा कि यहां पर गौरी की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है और किसी भी तरीके से गौरी अपना जान बचाकर यहां से भागता है। इसके हाथ से भटिंडा भी चला जाता है तो ये ठगा ठगा सा महसूस करता है। इसके अंदर ये गौरी का सेकंड पराजय रहता है। तो गौरी की दूसरी पराजय हो जाती है और इसमें गौरी जो है बहुत नहीं होता है, एक हारने के बाद विचलित हो जाना। तो इसका भाई इसकी सहायता के लिए अपनी सेना देता है। वही जो जो होता है, ख्वाजरिज्म के शासक पर अटैक किया रहता है, वो उसका बड़ा भाई अपनी सेना को मोहम्मद गौरी को दे देता है। इसी बीच में पृथ्वीराज चौहान ने गलती कर देते हैं। जो कन्नौज के शासक थे गढ़वाल वंशी, अर्थात जयचंद्र। तो जयचंद्र अपनी बेटी का स्वयंवर रचते हैं। इनकी कहानी, इनकी प्रेम कहानी हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये अपनी बेटी का स्वयंवर रचते हैं, लेकिन वहां पर इगोस्टिक होकर पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाए होते हैं। यही रीजन होता है कि पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और उनकी बेटी का अपहरण करके शादी कर लेते। अब इतिहासकारों के द्वारा बहुत ज्यादा इस पे कहानियां हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे भी बोलते हैं कि इन दोनों में प्रेम जो था शादी हुआ था और प्रेम से शादी हुआ था और ये वहां पर मतलब कि बाहर दरबारी बन के गए हुए थे और वो आकर दरबारी के गले में हार डाली और घोड़े पे बैठाकर उड़ गए। तो ऐसी बातें इतिहास में काफी विवादास्पद
हास्यास्पद होती है तो हम लोग उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ एक पॉइंट हम लोग ध्यान ये देंगे कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की पुत्री को लेकर संयोजिता को लेकर भाग गए थे, जिसके कारण जयचंद्र भी क्या हो गया, इनसे आक्रोशित हो गया। अब दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान क्या किए थे, अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी थे उन सब पे अटैक करके उनके सीमाओं को हथिया लिए थे, जिसके कारण जितने भी पृथ्वीराज के पड़ोसी थे वो सभी इनसे नाखुश थे। और सबसे बड़ा नाखुश कौन सा हो गया, जयचंद हो गया। तो जयचंद ने भी अपनी निमंत्रण और अपनी सेना मोहम्मद गौरी को दे दी। अब इसके मनोबल क्या हो गया, बढ़ गया। और जब मनोबल बढ़ गया तो सेकंड बार युद्ध में आमने सामने आया। अब सेकंड बार युद्ध में आमने सामने किस प्रकार से आता है तो वो हम लोग देखते हैं। युद्ध कब होता है, 1192 में इस युद्ध की शुरुआत होती है। और एक तरफ कौन सा होता है, मोहम्मद गौरी, एक तरफ होता है मोहम्मद गौरी और दूसरे तरफ होते हैं पृथ्वीराज चौहान। कहानी आप लोग सिर्फ समझिएगा इतिहास में, दूसरे तरफ होते हैं पृथ्वीराज चौहान। अब एक और लाइन देखिएगा यहाँ पे, ये जो युद्ध भूमि है, ये जो युद्ध भूमि है, एक तरफ घोड़ों के साथ यहां पर मोहम्मद गौरी अपने घोड़ों के साथ डटा हुआ था और मोहम्मद गौरी ने बहुत चालाकी से अपनी कुछ सेनाओं को यहां पे इकट्ठा कर लिया था और कुछ सेनाओं को यहां पे इकट्ठा कर लिया था। तो ये मोहम्मद गौरी की युद्ध की रणनीति थी जो वो मध्य एशिया से सीखा हुआ था। और चौहान अभी नया नया शादी किए हुए थे तो इनके मन में अभी युद्ध की लालसा नहीं थी। इनके मन में ये था कि जल्दी से मोहम्मद गौरी युद्ध में हारे और ये जल्दी से घर पे पहुंचे, इसीलिए ये जल्दीबाजी में थे कि इनको जल्दी हराया जाए, जल्दी चला जाए। ठीक है, चंद्र बरदाई ने ये बात को कहा है कि महाराज गोरी को छोड़ो, गौरी से लड़ो। ये हमेशा गोरी के साथ जोता लगे रहते थे, तो हारने के पीछे ये भी इनका मुख्य कारण रहता है। ये जय संयोगिता और इनकी प्रेम कहानी भी इनके हार में एक कारण बनती। ये क्या है, अपनी हाथियों के साथ यहाँ पे खड़े रहते हैं, हाथियों को लेकर आए रहते हैं और पहले ही धमकी देते हैं, इस बार अगर तुम नहीं भागे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन पहले से ये तैयार है। और एक पॉइंट और जानिएगा रकाब के बारे में, इतिहास में एक पॉइंट आता है रकाब के बारे में। रकाब क्या होता है, तो जो भारतीय सेना थी ना, जैसे घोड़ों पे बैठा जाता है तो घोड़ों पे बैठते समय अंगूठे को फंसाया जाता था, पैर के जो अंगूठे हैं उनको जो होता है घोड़े के पीठ में फंसाया जाता, तो वो उतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, तो वो भारतीय सेना करती थी, जिसके कारण घोड़ों की स्पीड ज्यादा नहीं हो पाती और तलवारबाजी नहीं कर पाते थे। जबकि मोहम्मद गौरी के सेना वालों ने रकाब को विकसित कर लिया था, अर्थात पैर जो है, पैर को जो होता है घोड़े के पेट पे कैसे चिपका दिया जाए और किसी भी तरीके से गिरकर या तलवारबाजी या घोड़े को छोड़ के कैसे तलवारबाजी कर लिया जाए, इसका इन लोगों ने क्या कर लिया था, आविष्कार कर लिया और इन लोगों ने देख लिया। अब देखिए क्या हुआ, चौहान जैसे युद्ध की शुरुआत करते हैं, 1192 में युद्ध की घोषणा करते हैं, युद्ध का बिगुल बजता है, वैसे ही ये भाग खड़े होते हैं। अब बताइए, ये कहा जाता है ना उंगली करना, यानी कि पिनका देना। एक तरफ से ये बोल रहा है कि हम युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, और यहां पे अपनी हाथियों का फौज लेकर खड़े हैं, युद्ध की घोषणा होती है और जैसे युद्ध की घोषणा होती है ये सारे भाग गए। तो पृथ्वीराज चौहान को यह लगा कि शायद ये भाग रहे हैं तो हार कर भाग रहे हैं, इनको ये लग रहा है, ठीक है, इनको ये लग रहा है कि अब हम हार जाएंगे, इसलिए गोरी की सेना भाग रही है। पृथ्वीराज चौहान ने आदेश दे दिया कि जब तक ये जहां मिले वहां मारो, खदेड़ के मारो। तो हाथियों की सेना इनको खदेड़ना शुरू कर दिया और ये आगे की तरफ बढ़ गए। अब ये जैसे आगे की तरफ बढ़े, ये जो सेना पीछे की तरफ थी, इन लोगों ने क्या कर दिया, पीछे से अटैक कर दिया। अर्थात दोनों तरफ से जब पीछे से अटैक हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी, अब वो क्या होगी, इधर लड़ने के लिए पलटेंगी, अर्थात हाथियां इधर पलट गई, दूसरे साइड में हाथियों को पलटा गया ताकि युद्ध हो पाए। तब तक ये भी क्या हो गया, पलटकर युद्ध कर दिए। अब जो इनकी हाथी थी ना, वो विचलित हो गई, किसको मारना है किसको नहीं मारना है। 20,000 के करीब में माना जाता है हाथी थी और इनकी अपनी हाथियों ने ही अपनी ही सेना को मारना शुरू कर दी और इनकी सेना तितर बितर हो गई।
तो प्रमुख रूप से पृथ्वीराज चौहान के हारने के पीछे किसको माना गया था? हाथियों का माना गया था कि हाथियों को एक बार आगे ऑर्डर, एक बार पीछे ऑर्डर, फिर आगे ऑर्डर, जिसके कारण वो बिनबिना गई थी और ये अपनी ही सेनाओं को मारना शुरू कर दी थी और इसलिए पृथ्वीराज चौहान की यहां क्या हो जाती है? पराजय। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी का विजय होता है। जब मोहम्मद गौरी विजय कर लेता है, ये भागने का ट्राई करते हैं लेकिन इनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद अब कुछ इतिहासकार अलग अलग जो होता है पॉइंट बताते हैं। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं, जैसे चंद्रवरदाई जो इनका मित्र भी था, ठीक है, इनका जो मित्र भी था, इनका एक मित्र था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने अपना एक किताब लिखा है, अपनी एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखी हुई है। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो नामक किताब किसने लिखा हुआ है, तो पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखा गया है चंद्रवरदाई के कारण। और चंद्रवरदाई ये बोलता है कि मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक है पृथ्वीराज चौहान जो शब्द वेदी बाढ़ चलाना जानते हैं। और ये जब गजनी गए हुए थे तो इन्होंने जो था शब्द वेदी बाढ़ चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी और इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को तलवार मारकर आत्महत्या कर लिया था। तो चंद्रवरदाई की इस बात को इतिहासकार नहीं मानते हैं और इस बात को झूठा मानते हैं। अब कुछ जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों में एक इतिहासकार का नाम है, नाम याद रखे रहेंगे, एक इतिहासकार है जिस इतिहासकार का नाम है हसन निजामी। क्या नाम है इसका? हसन निजामी। तो हसन निजामी क्या बोलते हैं? हसन निजामी क्या बोलते हैं? हसन निजामी बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लेकर गया और अजमेर जाने के बाद उन्होंने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने क्या कर लिया? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और गौरी की अधीनता को स्वीकार करने के बाद वो उसके अंडर में साम्राज्य का मतलब कि अपने साम्राज्य में रहना आ गए थे। लेकिन उसी समय विद्रोह करने के बारे में पृथ्वीराज चौहान ने बिगुल कर दिया और विद्रोह के बारे में जैसे ही गौरी को पता लगा, गौरी ने इनकी हत्या करवा दी। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं, ठीक है। तो हसन निजामी नामक जो इतिहासकार हैं, इनकी बातों को सही माना गया है और मैक्सिमम इतिहासकार इनके बातों को ही ठहरा। तो यहां पे हम लोग को तराइन का सेकेंड युद्ध कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो भी आप लोग देख रहे हैं 50 के करीब में, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? कहां हुआ था? हुआ तो था तराइन में। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था और किसके साथ हुआ था? ये आंसर आप लोग को बताना है। किसी को कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम तो नहीं है ना? गजनी में मोहम्मद गौरी जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देता है। देखिए ये कहानियों में है। ये जो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखा हुआ है ना, इस किताब में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि गौरी पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देते हैं, फिर भी वहां पर 4 गज 64 जो होता है बीघे इतने पे बैठा है सुल्तान मत चुको चौहान, इस तरीके की बात करके ये इंडिकेट करते हैं कि कहां पर है और उनके इंडिकेशन को समझ के ये तीर चलाते हैं जो जाकर सीधा गौरी के गर्दन पे लगता है और गौरी मर जाता है। ये चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ है, अंधा किया हुआ, जिसको मैक्सिमम इतिहासकार नहीं मानते। ठीक है, तो किसी को भी मुझे जहां तक, देखिए मैं यूपीएससी के पॉइंट से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए किसी धर्म विशेष से मत जोड़िएगा। यहां पे अगर इन्होंने गौरी की अधीनता स्वीकार किया था पृथ्वीराज चौहान, उस पॉइंट को भी मैं बता रहा हूं। जहां पे जिसका पॉइंट सही होगा वो भी बताऊंगा, जहां गलत है उसको भी मैं बताऊंगा। तो एक एक पॉइंट मैं आप लोग का क्लियर कराऊंगा। सिर्फ आप लोग को एक ही काम करना है, नोट्स प्रॉपर वे में बनाना है और कहीं पर भी क्वेश्चन हो तो आप लोग को पूछना है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है जी कमलेश जी, आपका बिल्कुल पहला आंसर यहां पे मिला मुझे कि मैंने क्वेश्चन जो पूछा हुआ था तराइन का युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो तृतीय युद्ध हुआ था 1215-16 में। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तरफ था इल्तुतमिश
और दूसरी तरफ था यल्दौज। तो बहुत सारी किताबों में ये पॉइंट नहीं देता है, इसलिए आप लोग याद रखे रहेंगे कि यहाँ पे तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215-16 में हुआ। चलिए, यहां तक आप लोग को अब समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। अब चूंकि चंदावर के युद्ध में कौन कौन थे, तो एक तरफ मोहम्मद गौरी था, और मोहम्मद गौरी का साथ देने के लिए यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक भी आया हुआ था। तो मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जो भारत में इसका प्रथम चरण था। और दूसरा अगर देखा जाए तो कन्नौज के शासक थे कौन से? जयचंद्र। तो ये चंदावर का युद्ध होता है जयचंद्र। ये कहां के शासक थे? ये शासक थे कन्नौज का। अब आप अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि एक शासक जो पहले गौरी की सहायता करता है, तो उसको ये लगता है कि गौरी कहीं ना कहीं भारत पे अटैक करेगा, धन को लूटेगा, चला जाएगा और मैं दिल्ली पे बैठ जाऊंगा। लेकिन जब गौरी दिल्ली से जाता ही नहीं है और अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तब वहां पे जयचंद्र विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो चंदावर के युद्ध के रूप में अब ऊपर होता है। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चंदावर है कहां पे? तब तक मैं इनके बारे में कहानी बता रहा हूं। इस युद्ध में क्या हुआ? जयचंद्र क्या हो गए? एक तो पराजित हुए, क्या हो गए? पराजित हुए। और दूसरे ये क्या हो गए? मारे गए। पराजित हुए और मारे गए। और ये क्या हो गया? युद्ध में जीत गया। तो गौरी यहां पर युद्ध में जीत गया, और युद्ध में जीतने के बाद अब ये वापस चला गया गजनी। इसी युद्ध को जीतने के बाद अब ये फिर क्या हो गया? गजनी वापस लौट गया। आ रहा है समझ में? आप गजनी ये क्या हो गया? वापस लौट गया। अब यहां पे मैंने जो पॉइंट बताया था कि ये चंदावर कहां पर है, तो चंदावर आप लोगों को पता होगा अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के ईटानगर है, उसी के पास में कौन सा है? चंदावर है। आया यहां? तो ये वापस जो होता है गजनी चला जाता है, और अब गजनी चले जाने के बाद अब इंडिया का नेतृत्व यह किसको दे देता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब यहां से इंडिया का नेतृत्व किसके हाथ में आ जाता है? अर्थात भारत का नेतृत्व किसके पास आ जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जब आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब बैठेगा तो नहीं ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इसी समय 1194 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में अजमेर पे आक्रमण किया, और अजमेर को आक्रमण करके अजमेर को जीता। आया? और इस जीत के अवसर पर इसने सबसे प्रथम बार एक मस्जिद बनाने की शुरुआत किया, जिसका नाम था कुब्बल उल इस्लाम। तो ये सबसे प्रथम बार मस्जिद बनाने की क्रिया की शुरुआत करता है कब? अजमेर विजय पे। ये कहां पे बनवाया? तो ये दिल्ली के मेहरौली में। ठीक है, तो दिल्ली के मेहरौली में जब अजमेर विजय कर लेता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुब्बल उल इस्लाम प्रथम मस्जिद का निर्माण करता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है हमारे इतिहास में? भाई साहब, आप लोग भारत में आए हुए थे, भारत को जीत रहे थे, लेकिन आप अगर शासक हो, अगर दूरदृष्टि होता, तो कभी भी हिंदू और मुस्लिम में युद्ध आजकल का जो दौर चल रहा है ये नहीं होता। भारत में बहुत जमीन पड़ी हुई थी, उन जमीनों पे इस मस्जिद का निर्माण करा देते तो कोई युद्ध नहीं होता। लेकिन इस मस्जिद का निर्माण कहां पे कराया गया? तो जो हिंदू और जैन मंदिर थे, उन जैन मंदिरों के अवशेष पर, अर्थात उन मंदिरों को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद अब जो होता है उस स्थान पर किसका निर्माण किया गया? कुब्बल उल इस्लाम का। देखिए भाई, मैं यहां पे जो हिंदू और जैन मंदिर के बारे में बताया हूं, ये अपने मन से नहीं बताया हूं, ये किताब में है।
ठीक है, तो आप यहां पे बहस मत कीजिएगा या मन में दुख मत कीजिएगा कि मैं गलत बता रहा हूं। एक पॉइंट जानिएगा कि हिंदू और जो होता है जैन मंदिरों को तोड़ने के बाद ही उसके अवशेष पर यानी कि उसके ऊपर कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। ये कुछ पॉइंट था किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक और लाइन जानिए कि जब 1194 में वहां जीत लेता है तब 1196 में यह आगे चलता है और आगे चलकर यह अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 1196 में ही ये क्या करता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। और कहां पे बनाता है, तो चूंकि इसने अजमेर को जीता हुआ था इसलिए। अब यहां पर डेट पे आप लोग अब यहां पर डेट आप लोग मत पूछिएगा, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है, कहां पर, अजमेर में बनाता है। अब जो इसने अजमेर में भी 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, तो ये नहीं कि एक किसी साधारण भूमि पे बना लिया, ऐसी बात नहीं थी। वहां पर एक संस्कृत विद्यालय था, तो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर उसके स्थान पर उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो ये कुछ पॉइंट था किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो किस तरीके से बनाता है। फिर आगे चलकर 1195 और 96 में भारत में गौरी वापस आता है। तो फिर भारत में गौरी वापस कब आता है, तो 1196, 95 और 96 में यह भारत में आता है। ठीक है, चलिए, तो 1 मिनट रुकिएगा, एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया है। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। तो अगर हम लोग यहां देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जब ये वापस आ जाता है, तो वापस आने के बाद ये कौन सा कारनामा करता है और वापस आने के बाद ये क्या करता है। तो वापस जब आया तो सबसे प्रथम बार ये उस समय बयाना को जीता। किसको जीतता है, तो बयाना की जीत हासिल करता है। और दूसरा ये क्या करता है, ग्वालियर को जीता। और ग्वालियर को जीतने के बाद यह फिर से क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। वापस जाने के पीछे इसका रीजन ये होता है कि इसका भाई उस समय काफी ज्यादा बीमार पड़ गया होता है, तो इसलिए अपने भाई को देख रेख करने के लिए और सिंहासन को संभालने के लिए ये फिर से इसको वापस गजनी जाना पड़ता है। तो जब ये गजनी चला जाता है, तो अब यहां पे ऐबक के बारे में देख रहे हैं कि साम्राज्य विस्तार कर रहा है। दूसरा इसका एक और था, गुलाम। ठीक है, इसका एक और गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और इस नाम को तो कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता है। इस नाम को कोई भी हिंदुस्तानी इसलिए नहीं भूल सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, प्रथम यूनिवर्सिटी, जहां पर विदेशों से भी लोग आकर अपना ज्ञान अर्जित करते थे, अब वो कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार का गौरव। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का कार्य किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसने लगाया था, तो यही था बख्तियार खिलजी। और ये किसका गुलाम था, तो ये गुलाम था आपका मोहम्मद गौरी का। आया यहां पे कि ये मोहम्मद गौरी का क्या है, गुलाम रहता है। इसलिए सबसे प्रथम बार 1202 में और 1203 में कहां पर अटैक करता है, तो ये पाटलिपुत्रा अर्थात पटना पे, अर्थात हम बोल सकते हैं कि बिहार पर आक्रमण किया। तो ये बिहार पर आक्रमण करता है और वहां के जो शासक है लक्ष्मण सेन, वो वहां से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लक्ष्मण सेन के भागने के बाद वहां पे लूटने का कार्य करता है और लूटते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। कब, 1203 और 4 में। 1203 और 4 में बिहार को जीतने के बाद ये बंगाल की तरफ बढ़ता है। और बंगाल की जो राजधानी रहती है वो, देखिए, नदिया। कौन सी राजधानी है, नदिया। तो बंगाल की जो राजधानी, अब यहां कहानी समझिएगा, ये बिहार विजय करने के बाद इतना ज्यादा उत्साहित हो जाता है और अपनी सेना को लेकर जब बंगाल की तरफ चलता है तो इतनी तेज गति से चलता है कि इसकी मुख्य सेना पीछे की तरफ छूट जाती है। इसकी मुख्य सेना जो है वो पीछे की तरफ छूट जाती है।
लेकिन ये जब मात्र 15 सेना के साथ, सिर्फ 15 सेनाओं के साथ नदिया में प्रवेश करता है, तो बख्तियार खिलजी अटैक करने के लिए आया है, ये बात सुनते ही नदिया का शासक क्या होता है, भागता है। और इसकी मुख्य सेना आने से पहले ही सिर्फ 15 सेनाओं के बदौलत ये नदिया पे कब्जा कर लेता है। आप समझ सकते हैं कि उस समय भी कितने शासक डरपोक थे। तो अगर नहीं भागा होता, अगर ये नहीं भागा होता, तो क्या बंगाल को, ये 15 सेना के साथ आया था, इसको बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन फिर भी वो शासक जब भाग गया तो बंगाल को लूटने का इसने कार्य किया, और बंगाल को जीतने के बाद अब यह जीत के लिए तिब्बत का प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, आगे चलकर यह तिब्बत को जीतना चाहता है, लेकिन तिब्बत के जीतने में असफल हो जाता है और उसमें घायल हो जाता है। और जब यह घायल अवस्था में रहता है तो मोहम्मद गौरी का ही एक सूबेदार है, मोहम्मद गौरी का ही एक सूबेदार है जिसका नाम है अली मर्दन। क्या नाम है? अली मर्दन खलजी। अली मर्दन खलजी के द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती। देखिए, बख्तियार खिलजी के बारे में कौन कौन सा पॉइंट याद करना है? सिर्फ एक पॉइंट याद करना है। पूछा जाता है, अगर बाय द वे किसी को नहीं पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, या बिहार पे सबसे प्रथम बार तुर्कों में किसने अधिकार किया हुआ था, तो आपको यही था, बख्तियार खिलजी था, जो कि मोहम्मद जो होता है गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दूसरा ये कि इसने बंगाल का विजय कब किया, तो 1213, सॉरी 1203 और 4 में। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डेट जो होता है, और इसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसकी हत्या किसने किया, ये बीपीएससी वाले कैंडिडेट रट्टा मारेंगे, यूपीएससी वाले नहीं मारेंगे, क्योंकि यूपीएससी में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ बीपीएससी में आ सकता है कि बख्तियार खिलजी को मारने वाला कौन। आ गया समझ में? यहां पर तो हम लोगों ने ऐबक के बारे में भी देख लिए, बख्तियार खिलजी के बारे में भी देख लिया। अब एक लाइन और हम लोग देखते हैं गौरी का। अब जिस समय, समझिएगा, जिस समय गौरी के गुलाम भारत में अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे, उस समय गौरी के भाई जो था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जो गौरी के भाई था, तो गौरी के भाई की मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हो गई थी? 1202 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और जब भाई की मृत्यु हो गई थी तो इसीलिए संपूर्ण गौर साम्राज्य का शासक बन गया। समझ में आया यहां पर कि अब क्या हुआ कि जब इसके भाई की मृत्यु हो गई, तो इसकी भाई की मृत्यु होने के जस्ट बाद अब गद्दी पे कौन बैठा? अब गजनी की गद्दी पे बैठता है महमूद गौरी। तो अब टोटल गौर जो साम्राज्य है, गजनी ने जितना विस्तार किया था, उस सभी के सभी साम्राज्य पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। और इसका युद्ध किसके साथ चल रहा था? तो इसका युद्ध चल रहा था ख्वारिज्म के शासक के साथ। उसी समय 1205 में, सॉरी 1205 में, 1205 में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है अंधखुद का युद्ध। क्या नाम है? अंधखुद का युद्ध। अगर हम लोग से ये पूछा जाए, या अगर हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि अंधखुद जो था, अंधखुद का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो एक तरफ था गौरी और दूसरी तरफ थे ख्वारिज्म। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, तो ख्वारिज्म जीत गए और गौरी बुरी तरीके से पराजित हुआ। ठीक है, गौरी क्या हुआ? बुरी तरह पराजित हुआ और किसी भी तरीके से यह जान बचा के अपने राज्य में लौट आया। यह गौरी की तीसरी पराजय की थी, अर्थात गौरी की लाइफ में जो 3 पराजय हुई है, वो 3 पराजय कौन कौन सी हुई है तो मैंने बता दिया। सबसे प्रथम पराजय होता है 1178 में, दूसरा पराजय होता है 1191 में, और तीसरा जो पराजय होता है 1205 में। तो गौरी अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 पराजयों का सामना किया। अब गौरी जब यहां पे पराजित हो गया और किसी तरीके से यह अपनी जान को बचाकर गजनी पहुंच गया, और गजनी में यह एक समय था जब यह क्या कर रहा था, दमयक
दम्मेक नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? तो दम्मेक नामक स्थान पर यह नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या कर दी गई। तो अब इसकी यहां पर क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और इस प्रकार मोहम्मद गौरी की टोटल इतिहास की समाप्ति हो जाती है। अब मोहम्मद गौरी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है जो कभी कभी यूपीएससी में, एक बार तो यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एक बार यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसके सिक्के के बारे में। इसके सिक्के के बारे में पूछा जा चुका है। सबसे प्रथम इसका जो सिक्का था वो चांदी का था। सिक्का किसका था? चांदी का। और इस चांदी के सिक्के में लक्ष्मी की आकृति थी। अर्थात लक्ष्मी की आकृति वाला चांदी का सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद गौरी ने चलाया था। और मोहम्मद गौरी का यहां क्या हो गया? पूर्ण रूप से समाप्ति हुआ। अब एक लाइन और हम लोग देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी का अगर समाप्ति हो गया है और मोहम्मद गौरी अगर हम लोग समाप्त कर चुके हैं तो यहां पर थोड़ा बहुत हम लोग एक लाइन देखते हैं, गौरी के गुलाम। हम लोगों ने एक पॉइंट यहां देख लिया कि जो गौरी का ये वाला गुलाम है बख्तियार खिलजी, इसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब इसकी मृत्यु हो गई है तो जब गौरी की मृत्यु होती है तो गौरी की मृत्यु के समय कौन कौन से इसके गुलाम थे? एक इसका गुलाम था जिसका नाम था यलदौज। क्या नाम था? यलदौज। दूसरा जो इसका गुलाम था उसका नाम था कुबाचा। और तीसरा जो गुलाम था वो गुलाम कौन सा था? ऐबक। कौन सा था? ऐबक। ऐबक उस समय कहां पे था? तो अभी जस्ट मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि जब यह कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है उस समय यह कहां रहता है? भारत में, अर्थात दिल्ली में। यही रीजन रहा कि दिल्ली में रहने के कारण दिल्ली की सत्ता पर किसका अधिकार हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो जाता है। और जो ये कुबाचा था इसका गुलाम, तो कुबाचा का अधिकार किस पर हो जाता है? सिंध वाले क्षेत्र पर कुबाचा ने अपना अधिकार कर लिया। और ये जो यलदौज है, तो यलदौज ने अपना अधिकार कहां कर लिया? तो जो गजनी था उस समय यलदौज गजनी में था, तो इसलिए गजनी में इसने अधिकार कर लिया। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद उसकी रियासतों का बंटवारा कर दिया गया और उसकी रियासतों में, उसके साम्राज्य में मुख्यतः कौन से थे? गौरी के गुलाम थे और 3 गुलाम थे। अब भारत में ऐबक ने सबसे प्रथम बार किसका निर्माण करता है? दिल्ली सल्तनत का निर्माण करता है। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का यहां पर निर्माण की शुरुआत होती है। लेकिन यह हमेशा, जो ऐबक था, हमेशा डरता था किससे? यलदौज से, कि कहीं यलदौज जो होता है हमारे ऊपर। हाँ जी संदीप यादव जी, आपका बिल्कुल सही है। अब ये लास्ट समय इसलिए मैं कमेंट पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कभी भी ऐबक दिल्ली की सत्ता पे बैठना नहीं चाहता था, लेकिन ऐबक एक गुलाम था और गुलामों की भांति जो होता रहा था वो, इसलिए उसे हर एक कष्ट पता था। और यही रीजन रहा कि ऐबक कभी भी जितना भी धन लूटा ना, वो अपने पास नहीं रखा। उसने अपने सैनिकों में और अपने अंडर जो उसके अधिकारी थे उन लोगों में बांट दिया करता था। यही रीजन है कि जनता के द्वारा, उसके सैनिकों के द्वारा उसे लाख बख्श की उपाधि दिया गया था, अर्थात लाखों का दान देने वाला कहा गया था। और जब गौरी की मृत्यु होती है तो लोगों को यह पता था कि काफी ईमानदार है ऐबक, तो इसको ही सुल्तान दिल्ली का बनाया जाए। तो इसके अपने सैनिक और सरदारों के कहने पर यह दिल्ली की सत्ता पे बैठा हुआ था। तो ऐबक के संपूर्ण इतिहास हम लोग कल के इतिहास में पढ़ेंगे, इसमें दिल्ली सल्तनत। तो अब हम लोग कल दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक की समाप्ति करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद गौरी जो मैंने टॉपिक आज समझाया वो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अब एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, कल से मैं प्लस पे मेंस लेवल के इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहा हूं। तो जिसको भी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं या जिसको लेना है वो PK10 कोड का यूज करके आप 10% डिस्काउंट के साथ आप सब्सक्रिप्शन ले लें और प्लस पे आप लोग जुड़िए जहां पे हम लोग मेंस लेवल पे इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग का कल का क्लास है 11 AM में इकोनॉमिक्स का। किसका होगा? इकोनॉमिक्स का होगा। 9 AM में प्लस पे ही किसका है? करंट अफेयर्स का है। ठीक है, और फिर 5 PM में हम लोग मिलेंगे इंडियन ईयरबुक का, और फिर हम लोग 9 PM में किसके साथ मिलेंगे? मेडिवल हिस्ट्री के साथ मिलेंगे। तो ये मेरे क्लास का टोटल सिस्टम है और मैं आप लोग से उम्मीद इस बात का करता हूं कि आपके मन में जो भी पॉइंट में समझाने का ट्राई करता हूं समझ में आ जाता होगा। अब लास्ट आप लोग का समय है आप लोग के क्वेश्चन का। तो आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। और जिसको भी मन में क्वेश्चन अगर कोई नहीं है, जाना चाहते हैं, तो उसके लिए गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, घर पे भी सभी लोगों का ख्याल रखिए और पढ़ाई कर रहे हैं ना तो सिस्टमेटिक तरीके से रणनीति बनाकर इस बार करो या मरो का नारा लगाओ भाई। बहुत हो गया तैयारी, कितने साल करोगे तैयारी? 2 साल, 5 साल, कितने? पंचवर्षीय योजना मत बनाओ। जो मुखर्जी नगर में रहकर कुछ लोग पंचवर्षीय योजना बना देते हैं और कंप्लीट नहीं करते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, वो आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के समय घर बैठे तैयारी करने का मौका है। यहां पे हम लोगों के समय में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो घर बैठे तैयारी करा दे, तो हम लोगों को घर से दूर मुखर्जी नगर आना पड़ा। लेकिन आप लोगों के पास वो सारी सुविधा है जो आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए। सर, अरब की क्लास में आपने बोला था कि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ की राजनीतिक कारण से हुआ था, ये बात मॉडर्न हिस्टोरियन ने बोला था, तो यह बात किस बिहाफ पे बोला था? देखिए सौरभ जी, होता ये है ना कि इतिहासकारों में हमेशा विवादास्पद चलता रहता है। उन लोगों ने आधार ये लिया था कि अगर अगर उसके कहने पर, उनकी सूर्य देवी और परमाल देवी, इनके कहने पर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु अगर की गई थी और मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया था, तो एक बात अपने से बताइए कि वहां तो सूबेदार की चेंजिंग हो चुकी थी, सूबेदार चेंज हो चुका था, हज्जाज तो था नहीं। और जब हज्जाज ही नहीं था तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने किसके पास भेज दिया? सूरज देवी और परमाल देवी को किसके पास भेज दिया? ठीक है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि इसने तो भेजा ही नहीं था, बंदी बनाकर अपने पास ही रखा था। तो ये आधुनिक इतिहासकार इसी आधार पर कहते हैं कि वहां के सूबेदार की चेंजिंग हो गई थी, इसलिए ये क्या किया, राजनीतिक कारण से इसको मारा गया था। बाकी कुछ ज्यादा इसके लिए जो होता है एविडेंस की यहाँ पे प्राप्ति नहीं होती है। यही एक दो जो होता है एविडेंस है जो आधुनिक इतिहासकार उठाते हैं। तनु जी ओके, गुड नाइट। उर्मिला, सचिन, एवक का, हाँ, पील बख्श भी कहा जाता है। सुजीत सिंह जी बिल्कुल, पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। तो यह हाथियों का दान दिया करता था, यही रीजन रहा कि इसको पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये सेशन चल रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का, तो जिसके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को सर जी इसने क्यों नष्ट किया था? देखिए, होता क्या है ना महेश जी, होता क्या है, मैं आपको बताता हूं ध्रुव जी, 1 मिनट ये टाइम दीजिएगा। होता क्या है महेश जी कि कोई भी धर्म है तो वो ग्रंथ के अनुसार चलता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कोई भी आधार लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना भगवत गीता में लिखा है। अब आप अपने से बताइए, अगर भगवत गीता को ही नष्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए, भगवत गीता ही ना रहे, तो हमें याद है, हमने पढ़ा है, लेकिन मेरे बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी और उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी, उसके पास अब भगवत गीता नाम का कोई भी आधार नहीं होगा। वो भूल जाएगी अपनी संस्कृति।
तो किसी भी धर्म को नष्ट करने का एक ही माध्यम होता है। किसी भी धर्म पे अगर आप ये चाहते हैं कि अपना प्रभुत्व कर लें, तो एक ही माध्यम होता है, उसके स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जा रही है, जिसके कारण उसकी नस्ल जो होता है उच्च हो रही है, उस स्कूल कॉलेज को बंद कर दो, उसको हटा दो, समाप्त कर दो, ताकि आने वाली नस्लें जो होता है बुद्धिमान नहीं होंगी, और जब बुद्धिमान नहीं होंगी, गधे ही जब होंगे, तो हम गधों को चरा लेंगे। यही रीजन होता है, हर काल में, हर समय यही किया गया है, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्य काल हो, चाहे आधुनिक काल हो। तो आधुनिक काल में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे महेश जी। सर कुछ बुक में डाटा में बहुत फर्क पड़ता है, जैसे आपने बताया था कि ताहिर के बाद जयपाल। हाँ जी ध्रुव जी, डाटा हम मान सकते हैं, इतिहास की किताबों में बहुत अंतर है, तो डाटा पे आप मत जाइएगा। यूपीएससी की तैयारी में उतना ज्यादा हम लोग को डाटा से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट से मतलब है। तो मैं जो यहाँ डाटा लिखता हूं ना, वो सुफिशियंट है डाटा। आपको डाटा कभी याद भी मत कीजिएगा, कहानी के लिए मैं डाटा लिख देता हूं। सर मैं बोल रहा हूँ पूरा सर पंचतंत्र। अच्छा, विष्णुगुप्त का लिखा हुआ जो किताब है पंचतंत्र, वो बच्चों के लिए कहानियां है, उस समय की कहानी है वो, तो उसकी कहानी हम लोग आगे देखेंगे। सर मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे क्या? हाँ जी ऐश्वर्या जी, बिल्कुल मॉडर्न इंडिया भी हम पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी चलेगा। ये मेडुबल में अब हम लोग दिल्ली सल्तनत शुरू कर रहे हैं ना, उसके बाद कुमार गुप्त ने किया था, विजय जी कुमार गुप्त ने किया था, आपके प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय। महेश जी थैंक यू। संदीप जी पंचतंत्र की कहानी में अलग बता दूंगा, वो कहानियों का एक पुस्तक है वो। तनु जी सर मत बताना, क्या चल रहा है भाई। तनु बता दीजिए किसने लिखी। विष्णुगुप्त ने लिखी है, विष्णुगुप्त ने लिखी है संस्कृत भाषा में, उसमें सिर्फ कहानियां हैं। चलिए, आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन अब नहीं है ना? जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं, क्या किसी के मन में कोई क्वेश्चन अब बच गया है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग इजाजत दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोग को मैं जैसे सपोर्ट कर रहा हूं पढ़ाकर, वैसे ही आप लोग भी कीजिए। और कल 11 AM में आप लोग जरूर जुड़िए सब्सक्रिप्शन कोर्स में। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां हुई थी? महेश चौधरी जी, कुछ इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है अफगानिस्तान में, ठीक है, लेकिन जो हसन निजामी इतिहासकार है, उन्होंने ये बात बोला है कि जहां पे गौरी की मकबरा है, जो गौरी का मकबरा बना हुआ है, उसी के दरवाजे के पास पृथ्वीराज चौहान का भी मकबरा बना हुआ है। लेकिन गौरी के मकबरे को ऊंचा बनाया गया था और पृथ्वीराज चौहान के मकबरे को नीचा बनाया गया था, ताकि जो भी लोग आते थे मकबरे के, गौरी के मकबरे का दर्शन करने के लिए, वो पृथ्वीराज चौहान के मकबरे के पास चप्पल खोल के अंदर जाया करते थे। ये मैं नहीं, ये न्यूज चैनल यानी कि जी न्यूज का ये कवरेज था। और कोई राजस्थान का राणा प्रताप करके थे, जो जाकर यहां से पृथ्वीराज चौहान के हड्डियों को निकाल कर लेकर आए थे। मुझे नहीं पता कितना सत्य है कितना गलत है, लेकिन न्यूज चैनल पे जब आप देखेंगे तो इस बात की प्रामाणिकता दी जाती है, और इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को भी अफगानिस्तान में ही दफनाया गया था। बस इतना पॉइंट हम लोग इतिहास के व्यू से जानना है। हाँ जी बिल्कुल सुजीत सिंह, शेर सिंह राणा, अर्थात कहानी ये सही है। प्रकार की उसकी पुष्टि किस जगह पे मिलती है? ये अजमेर साइड में मिलता है भाई मेरे। चलिए, आप लोग के मन में अब कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा है ना? अगर आप लोग का क्वेश्चन नहीं रहा, तो अब सभी भाइयों को गुड नाइट, आप लोग अपना ख्याल रखें, और हम लोग फिर कल के सेशन में मिलते हैं 9 PM में, जहां हम लोग आगे की क्लास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए से मेरा क्लास देख रहे थे, थैंक यू। जल्दी स्टार्ट करूंगा सौरभ जी, एंशिएंट हिस्ट्री भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। चलिए सब